हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज आपके समक्ष विश्व इतिहास के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो जिसमें हम लोग आज बिस्मार्क के विदेश नीति और जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में बात करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। क्योंकि बात की जाए जर्मनी के एकीकरण की, तो अगर हम उसकी प्रारंभिक स्वरूप को हम देखें तो वो काफी जर्मनी यूरोपीय परिधि में एक भौगोलिक मात्र का था। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक मात्र के तात्पर्य यह है कि शुरुआती समय में जर्मनी यूरोप में एक भौगोलिक क्षेत्र ही था, यानी कि वह एक राष्ट्र के रूप धारण नहीं किया हुआ था। और जर्मनी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और एक वो प्राकृतिक संसाधन से भी काफी अच्छी मानी जाती थी उनकी क्षेत्र। तो अगर जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए, शुरुआती समय में जर्मनी 200 क्षेत्रों में विभाजित था। 200 क्षेत्र में, यानी कि अगर उस समय की जर्मनी की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के था। जर्मनी कुछ इस प्रकार के था। इस प्रकार से जर्मनी था। ये जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राइन क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है? राइन क्षेत्र। ये राइन क्षेत्र हुआ करता था। ये जो ऊपर का जो क्षेत्र था, ये दोनों क्षेत्र पर डेनमार्क का का आधिपत्य स्थापित था। ये जो दोनों क्षेत्र पर, ये था सेलेस्विक। ये सेलेस्विक का क्षेत्र था। ये सेलेस्विक था। ये था हॉलस्टाइन। हॉलस्टाइन का क्षेत्र था। और जो सेलेस्विक के जो क्षेत्र था, इसमें ये जो सेलेस्विक का क्षेत्र था, इसमें जर्मन नस्ल की प्रधानता ज्यादा था, माने जर्मन नस्ल ज्यादा यहाँ पे था। और हॉलस्टाइन क्षेत्र में डेनमार्क में डच की ज्यादा बहुलक संख्या में था। तो चूंकि ये क्षेत्र था, यहाँ पे आसपास काला सागर था और यहाँ के आसपास रूस था और यहाँ फ्रांस था। इधर फ्रांस था, यहाँ फ्रांस था। और ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था ऑक्सेंस लॉरेंस का क्षेत्र था। ये लॉरेंस का क्षेत्र था। ये था बेल्जियम। ये बेल्जियम का क्षेत्र था। और इधर था भूमध्य सागर। ये था काला सागर। ये था भूमध्य सागर। यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। ऐसे मतलब कि इस प्रकार से जर्मनी का क्षेत्र में विभाजित था। तो जर्मनी के एकीकरण की इसकी शुरुआत नेपोलियन के द्वारा किया गया। जब नेपोलियन सत्ता पे आते हैं तो उस दौरान जो नेपोलियन जब सत्ता पर आता है तो उस दौरान जर्मनी का एकीकरण करना चाहता है और इसमें हद तक सफल रहता है। और जर्मनी जो 200 क्षेत्र था विभाजित था, उस क्षेत्र को वो 39 क्षेत्रों में 19 क्षेत्रों का एक संघ बना दिया। 19 क्षेत्र के मतलब जो 200 क्षेत्र विभाजित था, वह क्षेत्र को 19 क्षेत्र में लाकर एकत्रित कर दिया और उसमें और एक संघ बना दिया, राइन संघ बना दिया। जब नेपोलियन का पतन होता है, उसके बाद वियना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और उस वियना कांग्रेस में फिर से जर्मनी को
विभाजित कर दिया जाता है और जर्मनी को 19 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। और उन 19 क्षेत्रों में से उस 19 क्षेत्रों का एक एक 19 क्षेत्रों का जर्मन संघ का स्थापना किया जाता है। मैंने 39 क्षेत्रों में 39 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और 39 क्षेत्र का एक संघ बनाया जाता है जिसे जर्मन संघ कहा जाता है। और उस जर्मन संघ का प्रधान ऑस्ट्रेलिया को बना दिया जाता है। ऐसी प्रोसेस आगे चलते गया। इसमें एक क्षेत्र था प्रासा। जर्मनी के जितने भी क्षेत्र था उन सभी क्षेत्रों में से प्रासा प्रभावशाली क्षेत्र हुआ करता था। प्रभावशाली क्षेत्र का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो प्रभावशाली कहने का तात्पर्य हुआ कि उस जितने भी क्षेत्र थे उस सभी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में प्रासा था। और प्रासा का जो शासक था वो चाहता था कि जर्मनी को एकीकरण करना, लेकिन लेकिन उसके पास कुछ समस्याएं थी। समस्या ये थी कि जो उनके जो सदन में 2 सदन था, लोकसभा और राज्यसभा में, उच्च सदन निम्न सदन, उस सदन में उदारवादी विचारधारा की वर्चस्व स्थापित है। और विचारधारा जो उग्रवादी विचारधारा वो जर्मनी का एकीकरण एक सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं करना चाहता था। वो उनकी जानते हैं कि विचारधारा अहिंसक के पुजारी होते हैं, हिंसा करना नहीं चाहते हैं। वो अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र से रखा करते थे। तो जब भी प्रासा के जो विलियम प्रथम था वो जब जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में जब भी प्रस्ताव लाया था तो उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता था इन विचारधाराओं के। अब उसको विलियम जो प्रथम थे वो बहुत परेशान हो गए थे। अब वो सत्ता छोड़ने के तैयार हो गए थे कि अब सत्ता त्याग देंगे। लेकिन उसी समय सेनापति बुर्गो से भेंट हुआ और उसने सभी बातें बताया कि भाई ऐसा बात है कि हम जर्मनी को एकीकरण करना चाहते हैं, जर्मनी को प्रासाकरण करना चाहते हैं। और ऐसे में हमारे जो दल में विचारधारा का वर्चस्व स्थापित है, उदारवादी विचारधारा का, उसने प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता। तो ये क्या कहा, जो सेना मंत्री था उसने कहा कि आपकी समस्या का एक व्यक्ति निवारण कर सकता है। तो बोला ऐसा कौन व्यक्ति है जो निवारण कर सकता है? तो बताया कि आप ही का विदेश नायक है, वो आप ही का राजदूत, विदेश राजदूत है। यानी कि जैसे अभी भी देखा कीजिएगा तो एक जैसे मैत्रीपूर्ण देश के साथ हमारा संबंध स्थापित है तो उस देश में हमारा राजदूत जाता है ना, तो उसी प्रकार उस समय भी जो बिस्मार्क था विदेश मतलब कि वो राजदूत हुआ करता था। उस समय वो फ्रांस, इटली, इस सब के क्षेत्र देश में वो कि उस क्षेत्र में जानता था, क्योंकि उस क्षेत्र में वो राजदूत था। तो उन क्षेत्रों के बारे में व्यापक स्तर पर उन्हें जानकारी प्राप्त थी। तो बोला कि आपकी ये समस्या का जो हल है वो बिस्मार्क कर सकता है। तो बोला कि उसको बुलाओ। अब बुलाया, बिस्मार्क को अपनी सारी समस्या की बताया। जब सारी समस्या बताई तो बिस्मार्क ने कहा कि जिस प्रकार